अगला आर्टिकल देखो फार्मिंग में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फार्मिंग की हालत सुधारने के लिए 3 कानून आए थे, विरोध हुआ और कानून वापस लेने पड़े, ये चीज आपको पता है। लेकिन फर्दर कौन से रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि किसानों की जो इनकम है वो इंप्रूव हो सके, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले। देखो जो एपीएमसी मार्केट्स है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इनमें रिफॉर्म लाने के लिए 2003 में एक्ट आया था, एपीएमसी मॉडल एक्ट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पर। और 2017 में भी एक्ट आया, एपीएल एक्ट ऑफ 2017, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट। इन एक्ट्स के थ्रू देखो फार्मर्स को अल्टरनेटिव चैनल तो मिला है, एपीएमसी मंडी के अलावा अल्टरनेटिव चैनल उन्हें मिला है अपनी फसल बेचने के लिए। बट देखो राइटर कहते हैं हम महाराष्ट्र के एपीएमसी मंडी में गए। महाराष्ट्र उन चुनिंदा स्टेट्स में से एक है जहां पर एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 लागू हुआ। तो ये कहते हैं पार्शियल रिफॉर्म्स तो आए हैं लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मार्केट्स इंक्रीज करने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट्स हैं और 4843 सब मार्केट यार्ड्स हैं। वैसे ये सब मार्केट यार्ड क्या होता है? देखो सब मार्केट यार्ड ऐसा होता है कि जैसे मार्केट में जगह नहीं है तो सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि किसान जो हैं वो इस स्पेसिफाइड एरिया में आके भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो वो सब मार्केट यार्ड हो गया। समझ रहे हो? तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ने 2004 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी जिसके अनुसार हमारे देश में 41,000 मार्केट्स की आवश्यकता है ताकि किसान जो हैं वो मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। लेकिन देखो जहां पंजाब में एक मार्केट है हर 118.78 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, दूसरी तरफ मेघालय में एक मार्केट है 11,215 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इतना डिफरेंस है, देख लीजिए। जबकि नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स ने यह रिकमेंड किया था एक रेगुलेटेड मार्केट होनी चाहिए हर 5 किलोमीटर के रेडियस में। ऑन एन एवरेज आज के समय में किसान को 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में जाना पड़ता है अपनी फसल को बेचने के लिए। तो ये इसमें आप सुधार कीजिए, ज्यादा मार्केट्स इस्टेब्लिश कीजिए। टोटल हमारे देश को 41,000 मार्केट्स की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को आप इंप्रूव कीजिए। मंडी में देखो आपको मिडलमैन देखने को मिलेंगे, दूसरे भी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, एक कच्चा आड़तिया एक पक्का आड़तिया। मतलब एक तो मेन आड़तिया होता है लेकिन उसके नीचे भी मिडलमैन होते हैं जो किसान से उसकी फसल ले लेते हैं और फिर वो मेन आड़तिया के पास लेके जाते हैं। तो ये जो मिडलमैन की लेयर्स है ना वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो अपना कमीशन ले रहे हैं सिर्फ मीडिएशन करवा के, कुछ वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फसल को सॉर्ट करना, मतलब कुछ खराब फसल है तो उसको अलग करना या फिर ग्रेडिंग करना, मतलब क्वालिटी के हिसाब से असेस करना, ये सब काम भी नहीं किए जाते मिडलमैन के द्वारा, लेकिन वो कमीशन ले लेते हैं। इन प्रिंसिपल देखो आज के समय में प्रोविजन ये है कि लेबोरेटरीज होती हैं मंडीज में जहां पे किसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी फसल की जो क्वालिटी है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत कम फसल ही लैब्स में असेस की जाती है। आज भी फसल जो है, फसल की क्वालिटी को असेस किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स की सहायता से। जैसे हाथ में गेहूं के कुछ दाने उठा लिए और देखा जाता है देसी तरीके से कि फसल की क्वालिटी कैसे है। लैब में नहीं असेस किया जाता ज़्यादातर फसल को। एपीएमसी को देखो, एपीएमसी मंडीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स होनी चाहिए फसल की क्वालिटी को असेस करने के लिए, ताकि टेस्टिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ ईनैम। ईनैम मतलब देखो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक यूनिफाइड नेटवर्क है जो कि वेरियस एपीएमसी मंडीज को आपस में जोड़ता है ताकि किसान जो है अपनी फसल नेटवर्क में जो भी मंडीज है ना वहां पे बेच के जहां पे उसको अच्छे दाम मिलते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर मंडी तक वो सीमित ना हो अपनी फसल बेचने के लिए। 21 स्टेट्स और 3 यूटीज में अभी तक देखो 1000 जो मार्केट्स है ना उनको इंटीग्रेट किया जा चुका है ईनैम में, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में। बट राइटर कहते हैं ये जो ईनैम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो नेटवर्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक शेप में है, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। किसानों को इसका या तो बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड फायदा हो रहा है। और आज के समय में बहुत कम ट्रेड हो रहा है ईनैम के थ्रू।
और जो भी ट्रेड हो रहा है ना, ज़्यादातर ट्रेड तो ये ट्रेडर्स ही कर लेते हैं। मान लीजिए किसान ने तो अपनी फसल एपीएमसी मंडी में बेच दी, तो जो व्यापारी है ना वही रेट देख लेता है ई नैम में क्या रेट है। अगर उसको लगता है कि दूसरी मंडी में बढ़िया रेट मिल रहा है तो वो खुद बेच देता है। किसान नहीं बेचता ईएम के थ्रू, किसान अपनी फसल बेच देता है व्यापारी को, और व्यापारी आगे इस ऑनलाइन मार्केट का थोड़ा बहुत फायदा उठा लेता है कभी कभार। लेकिन कायदे से तो किसानों के लिए ये आया था ना ई नैम। किसान तो अपनी फसल बेच ही नहीं रहा है ई नैम के थ्रू, फिर फायदा क्या। आइडियली होना ये चाहिए, किसान जब भी अपनी फसल एपीएमसी मंडी में लेके आता है ना, गेट एंट्री पर ही वो अपनी फसल को रजिस्टर करवा ले, वेट तुलवा ले, और फसल का जो सैंपल है वो टेस्ट करवा ले। उसके बाद फिर वो इंतजार कर ले कि किसान को उसकी फसल के आधार पर कितने दाम, कितने ई नैम प्राइस अनाउंस किए जाते हैं, ताकि वो डिसाइड कर ले कि उसे अपनी फसल ई नैम के थ्रू बेचनी है या फिर नहीं बेचनी है। देखो दिक्कत यह है ना, किसानों को डिजिटल मीडिया की इतनी आवश्यकता, इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, इसलिए कमीशन एजेंट को ही ज़्यादा फायदा हुआ है, ई नैम से किसानों को नहीं हुआ है। चौथा पॉइंट, देखो सरकार विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी तो अनाउंस करती है, आपको पता है, और प्रोक्योर तो 2-3 फसलें ही करती हैं जैसे व्हीट, राइस। लेकिन जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में जाता है ना, अब कायदे से बोली लगती है फसल की। किसान जो फसल लेके गया है मंडी में उसकी बोली लगती है। अब कायदे से देखो बोली स्टार्ट होनी चाहिए एमएसपी से, क्योंकि एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार ने अनाउंस ही कर दिया ना, तो यहां से बोली स्टार्ट होनी चाहिए, ऊपर चाहे कहीं तक जाए। बट ना ये जो ट्रेडर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, जो बोली लगाते हैं, वो आपस में सहमति बना लेते हैं कि हम हमारी बोली स्टार्ट करेंगे, जैसे 1000 रुपये एमएसपी है तो 800 से स्टार्ट करेंगे। किसान पूछता है क्यों, वो बोलता है कि भैया तुम्हारी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। किसान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, वो बोलते हैं ठीक है आप 800 से स्टार्ट कीजिए। इसे कम करने के लिए आप एक चीज ये इंश्योर कीजिए, सरकार ऐसा कोई रूल बना दे कि फसल को ना, चाहे क्वालिटी कितनी भी खराब हो, एमएसपी से इस परसेंटेज से ज्यादा कम नहीं कर सकते। जैसे एमएसपी अगर 1000 है तो इससे 10% से ज्यादा आप कम नहीं कर सकते। जैसे 900 से कम पर तो आप खरीद ही नहीं सकते। और जो क्वालिटी चेक हो फसल का, वो भी अच्छे से हो, उन रूल्स को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। नेक्स्ट, एपीएमसी मंडीज में रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए विद डायरेक्ट सेलिंग प्रोविजंस। देखो जो 3 फार्म लॉज आए थे ना, उनमें तो एपीएमसी मंडीज को बाईपास किया गया था, लेकिन आप अभी जो एपीएमसी मंडीज है ना उनको अच्छे से रेगुलेट करो। इसके साथ साथ 2003 के मॉडल एक्ट के अनुसार किसानों को ऑप्शन दो कि वो बाहर भी अपनी फसल को बेच सकें। मतलब कि ऑप्शन दो किसानों को एपीएमसी मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने का, लेकिन जो एपीएमसी मंडी है ना उनको आप अंडरमाइन मत करो, उनको बाईपास मत करो, उनको भी अच्छे से रेगुलेट करो। इसका फायदा ये होगा कि जहां किसान को अपनी फसल के उचित दाम मिलेंगे ना, वहां किसान अपनी फसल बेच सकेगा। जैसे मंडी से बाहर बेचने जाता है ना, तो किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है कि किसान बोल सकता है मंडी से बाहर जाके कि देखो एपीएमसी मंडी में तो 1000 रुपए की मेरी फसल बिकी रही है, मैं आप मेरे से 900 बोल रहे हो, कम से कम 1100 दीजिए, 1200 दीजिए, तभी तो मैं आपको बेचूं ना डायरेक्ट। तो किसान की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है अगर एपीएमसी मंडीज भी रहती हैं और अच्छे से इनका रेगुलेशन होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्मिंग से संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है बाइडेन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में है। ब्रह्मा चैलेनी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, रियलिस्ट हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो जो पॉइंट्स अभी तक हमने नहीं डिस्कस किए हैं उनको अलग से निकाल के डिस्कस करते हैं। देखो अभी ना रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स चल रही हैं। आपको पता है रशिया ने यूक्रेन के 2 प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट मान लिया है, अपनी फोर्सेस भी उन प्रोविंसेस में भेजने का आदेश दिया है एज ए पीस कीपिंग फोर्स। तो यूएसए ने भी बदले में सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है यूएस की, उस स्ट्रेटजी की सहायता से यूएस जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना जो सुपर पावर बनना चाहता है, यूएस को रिप्लेस करके उस कैंपेन को रोकना चाहता है यूएसए। अब राइटर के अनुसार रशिया के कारण ना यूएसए लगातार डाइवर्ट हो रहा है। जैसे देखो सोशल मीडिया आपको डाइवर्ट करती है, पढ़ने नहीं देती, उसी प्रकार से रशिया जो है, रशिया के कारण यूएसए का डाइवर्जन हो रहा है, वो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इसका फायदा चाइना उठा सकता है। 11 फरवरी को यूएस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनाउंस की, काफी डिले के बाद, वो भी जल्दबाजी में की क्योंकि
उसी दिन ये भी स्टेटमेंट दी गई कि रशिया जल्द ही यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, जो कि फाइनली यूक्रेन ने कर भी दिया। तो यूक्रेन पर यूएसए की एनर्जी ज्यादा जा रही है ना, तो यूएसए को टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। वैसे ट्रंप ने ये बोला था हमारा इंडो पैसिफिक रीजन का विजन ये है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। अब वही जो प्रिंसिपल है वो बाइडेन ने भी अपनाया है। डॉक्यूमेंट ने कंफर्म किया है कि पहले जो क्वाड है वो कुछ ही एरियाज तक सीमित था, लेकिन अब क्वाड और ज्यादा इश्यूज की तरफ जाएगा, जैसे जियो इकोनॉमिक और क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन कोऑपरेशन, जॉइंट टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। राइटर कहते हैं देखो अगर क्वाड इतने सारे इश्यूज की तरफ जाएगा ना, तो उसका मेन जो पर्पज है ना इन 4 देशों का एक साथ आने का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, वो है सिक्योरिटी, वो है डिफेंस। वो पर्पज डिफीट हो जाएगा अगर क्वाड इतने सारे इश्यूज पर एक साथ कोऑपरेट करेगा, ऐसा राइटर का मानना है। और जहां देखो एक तरफ यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने अपनी इतनी सारी जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर दी, उस पर तो यूएसए ने काफी क्रिटिसिज्म किया रशिया का, लेकिन एलएसी पर चाइना ने इतने सारी अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा है, उसको लेके यूएसए ज्यादा मुखर नहीं है, जबकि इंडिया तो यूएसए के साथ है क्वाड में भी। बहुत बार यूएसए की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्टेटमेंट्स रिलीज की जाती है ना, उनमें एलएसी पर कंफ्लिक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद इंडिया बोल दिया जाता है। कई बार चाइना बिहेवियर इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दिया जाता है। अरे आप भैया बोलो ना सीधा सीधा एग्रेशन ऑफ चाइना, जैसे आप रशिया के बारे में बोल रहे हो कि एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, चाइना के बारे में भी आप बोलिए ना। बाइडेन ने देखो अभी तक चाइना को काफी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है एज कंपेरिजन टू रशिया। रशिया के ऊपर 2 राउंड्स के सैंक्शन अभी तक पुतिन लगा चुके हैं। पुतिन को किलर भी कहा बाइडेन ने, लेकिन बाइडेन ने अभी तक चाइना ने जो इतना ज्यादा बिल्डअप तैयार किया है ना एलएसी पर, इसके खिलाफ सीधा सीधा नहीं बोला है। आज के समय में बाइडेन काफी ज्यादा मिलिट्री रिसोर्स डाइवर्ट कर रहे हैं यूरोप में यूक्रेन इशू के ऊपर, बट बाइडेन ने जैसे देखो यूक्रेन को छोड़ दिया अपने किस्मत के भरोसे, तो उसके बाद यूएसए के ऊपर से ना एलाई कंट्रीज का भरोसा भी डगमगाया है। कल को अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है, क्या यूएसए तब भी बीच में नहीं आएगा? फिर तो यूएसए ने इतने सारे देशों के साथ जो संधि करके रखी है, देखो ये बात सच है, यूक्रेन के साथ एज सच यूएसए का कोई एग्रीमेंट नहीं था। उसी प्रकार से ताइवान के साथ भी यूएसए का अभी क्या एग्रीमेंट है उसको लेके एम्बिग्विटी है, लेकिन फिर भी एलाई कंट्रीज का भरोसा तो डगमगाता ही है ना। तो इस पूरे आर्टिकल में एसेंस जो निकल के आता है, राइटर ये बोलना चाहते हैं यूरोप पर आप जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको अगर आज के समय में ध्यान देने की आवश्यकता है तो वो रीजन है इंडो पैसिफिक। पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक या फिर स्ट्रेटेजिक सेंटर है ना, अब वो शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर यूएसए को अपनी और एलाई कंट्रीज की पावर को बरकरार रखना है, चाइना को चैलेंज करना है, तो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो ठीक से डिसाइड करनी होंगी। यूरोप पर ध्यान देने के बजाय इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित। अब लास्ट में स्टैटिक का भी थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ। मान लीजिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, यूथ पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन वैल्यूज, दोनों तरह की वैल्यूज यूथ में देखने को मिलती हैं। यूथ भी आज के समय में कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी की डिमांड करने लगा है। इंटरनेट पर देखो यूथ वीडियोस देखता है, साउथ कोरिया की, यूएस की, चाइना की, तो वो डिमांड करने लगा है उन देशों के फेस्टिवल्स भी, उन देशों की जो वैल्यूज हैं, कपड़े हैं, वो भी अपने कल्चर में सम्माहित हो, ऐसी सोसाइटी हमारी हो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था, मिजोरम में मैं आप गया था ना, वहां पे ना साउथ कोरिया का एक बैंड है बीटीएस, उसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। तो मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो इंपैक्ट है ना। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्किल्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी है। जो ग्लोबल विलेज है उसका आइडिया प्रमोट हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल विलेज मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरह है। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, इंटरनेट आया है, आइडियाज का जो ट्रांसमिशन है वो इतना ज्यादा इजीली हो जाता है, लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं। पहले की तरह नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड के एक हिस्से में दूसरे हिस्से में जाना होता था तो बहुत दिन लग जाते थे। अब आजकल ऐसा नहीं होता, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विलेज की तरह बन गया है। तो ये जो आइडिया है ना यूथ को अब अच्छा लगता है। यूथ पहले की अपेक्षा कर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उसको पता है यूएसए में क्या होता है, यूके में क्या होता है, वो उसी प्रकार की चीजें इंडिया में भी डिमांड करता है।
एजुकेशन और एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंस भी बढ़ी है। जैसे शार्क टैंक का आना क्या है, शार्क टैंक यूएसए का शो था, 2009 में यूएसए में आया था, अब इंडिया में भी आया है। नेक्स्ट, चेंज इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, रिलीजन के प्रति यूथ का जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें, क्लोथिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, लोग जींस वगैरह ज़्यादा पहनने लगे हैं, जो भारतीय परिधान हैं उनको भूलने लगे हैं। एल्डर्स के साथ डिस्कनेक्ट देखने को मिला है। पहले देखो इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से जो एल्डर्स के साथ यूथ का जो रिलेशन होता था बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। दादी की कहानियाँ ये तो फेमस हैं, लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज बड़ी हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो एल्डर्स के साथ जो डिस्कनेक्ट है वो भी बड़ा है। हेल्थ डिसऑर्डर, अलग अलग तरह का खाना खाना, पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें, ये हमारे फूड नहीं है ना। तो इस प्रकार के जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से भी या फिर सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हुए हैं। यूथ जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन बन गया है। ये देखो ऐसे यूथ ग्लोबलाइजेशन के कारण ये तो देखता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, लेकिन जब उसे इंडिया में वो सब नहीं देखने को मिलता, उस प्रकार की स्किल, उस प्रकार की जॉब्स, उस प्रकार की एजुकेशन नहीं मिलती, तो वो मार्जिनलाइज हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता चाहकर भी। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। हमारे देश में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा होता है। कंज्यूमरिस्ट जो एटीट्यूड है यूथ का वो भी इमर्ज होके आया है, ज़्यादा कंज्यूम करना, ये यूएसए का कल्चर है ना कंजम्पशन ज़्यादा करने वाला, वो इंडिया में भी अब काफ़ी बार देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये एग्जाम्पल है कंज्यूमरिज्म का। फैमिली के अंदर यूथ का जो स्टेटस है वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई ना। न्यूक्लियर फैमिली में मान लीजिए 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, अब बच्चों की ज़्यादा सुनने लगे हैं माता पिता। पहले जॉइंट फैमिलीज में इतनी नहीं सुनी जाती थी। अब सबसे लास्ट में इंक्रीज्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड, ये भी बढ़े हैं ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। तो इस प्रकार से हमने स्टैटिक भी डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।